जुल्म सितम को जड़ से मिटाने हम भी जाएंगे पटना। दोस्तों, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस अब से कुछ घंटे के बाद पटना में आयोजित होगी। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। खासतौर पे तब जब मार्च अप्रैल में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पास हो गया पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के पास हो जाने के बाद कानून बन चुका और देश की राष्ट्रपति ने उस मसौदे पे दस्तखत कर दिए। उसके बाद ये कानून लागू हो चुका है, लेकिन कई तंजीमों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। देश के नामचीन वकीलों ने इस पे बहस की, तर्क पेश किए, सरकार की तरफ से क्रॉस तर्क किया गया और अदालत ने बड़ी तनदेही के साथ और बड़ी ही तीव्रता के साथ इस पे सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। महफूज इसलिए भी रखा कि तब तक जब तक सुनवाई हो रही थी, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो गई और गर्मी की छुट्टी के बाद संभव है कि बहुत जल्द इस पे फैसला आ जाएगा। ऐसी हालत में इमारत शरिया के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? बज़ाहिर मकसद ये है, जो खुद इमारत शरिया के जो अमीर शरीयत हैं फैसल रहमानी साहब, उनका ये कहना है, वो बार बार तैयारियों के सिलसिले में जो जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, जरा आप सुन लीजिए ताकि उनका मकसद आपको समझ में आ जाए। मैं अहद करता हूँ कि मैं उस वक्त तक एहतजाज जारी रखूंगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं किया जाता। तो फैसल रहमानी का ये कहना है कि हम इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सरकार से इस एक्ट को वापस ला सके, कहें कि इसे आप रद्द करें, पुराना जो एक्ट था वो रहने दें। अब सवाल ये है कि क्या जो सरकार मुसलमानों की जायदादों, करोड़ों अरबों रुपए की जो जायदाद है, वक्फ की जो वक्फ का जो इमलाक है, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़े हैं, खानकाहें हैं, इनके खिलाफ जो कानून बनाया, क्या वो सरकार इस एक्ट को वापस लेगी? ये इम्पॉसिबल है, नहीं लेगी। तो फिर सवाल ये है कि फिर आप किससे कह रहे हैं कि आप इस एक्ट को वापस लीजिए? ये वक्त वापस हो सकता है जब नई सरकार आए और संसद में उस एक्ट को निरस्त कर दे, तो ये हो सकता है। फिलहाल उस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अदालत में मामला है, अदालत में आप लड़ रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इमारत उससे जुड़ा हुआ है और इमारत के जो मेंबरान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रहते आए हैं, तो वो अदालत में लड़ रहा है बोर्ड, और तब भी आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार से वापस कर लेना चाहते हैं इस एक्ट को, तो फिर अदालत में आप लड़ रहे हैं, तो दोनों कैसे हो सकता है? अब सवाल यह है कि अदालत इस पे फैसला कर देगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि हम उस फैसले को नहीं मानते? आप नहीं कह सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही याचिका दायर की है अदालत में। तो फिर इसका एजेंडा क्या है? बात को समझने की कोशिश करते हैं। कई दर्शक ऐसे हैं, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया तो कई लोगों ने कई तरह की अपनी राय रखी। कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि हम इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं, आयोजन होने देना चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप ये आयोजन करते हैं तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? तो बज़ाहिर मकसद, जैसा कि हमने मिस्टर फैसल रहमानी का क्लिप सुनवाया, ये उसे कह रहे कि हम इसे वापस लेना चाहते हैं, कि सरकार इसे वापस करे। तो जो सरकार कानून लेकर के आई है वो तो वापस नहीं करने जा रही है। अब सवाल यह है कि फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? इस पे भी गौर करने की जरूरत है और बड़ी फराख दिली के साथ, बड़ी ओपन माइंडेड होकर के सोचने की जरूरत है। दरअसल आपको याद होगा कि रमजान के महीने में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया ने एक दिन ऐलान किया कि हम वजीर आला की इफ्तार पार्टी का बाइकाट करते हैं, और जो बाइकाट किया गया उसका बहुत व्यापक असर पड़ा। इतना व्यापक असर पड़ा कि वजीर आला नीतीश कुमार नर्वस थे, और उसके बाद सियासत शुरू हो गई। उसके कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि ईद से चंद रोज पहले, अचानक एक वाकया होता है। पुलिस सैकड़ों की तादाद में इमारत शरिया में पहुंचती है, और गालिबन इमारत शरिया की तारीख में यह पहला मौका था जब पुलिस धावा बोलती है। और पुलिस के साथ जो लोग थे वो सरकारी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के इशारे पर, बल्कि यूं कहे कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ कद्दावर नेता भी थे उसमें शामिल, और उसमें जो है इमारत शरिया के
पूर्व के जो नाजिम थे अनीसुर रहमान कासमी साहब, ये सारे लोगों ने जाके क्लेम किया अमीर शरीयत हम हैं। वहां से शुरू हुआ। और मैं आपको बीच में बताता चलूं कि जब ये मामला हुआ तो मुझे भी इसकी खबर मिली और मैं पहला व्यक्ति था जो बड़ी प्रभावशाली तरीके से इमारत शरिया में पुलिस के घुसने की मुखालफत की थी और उस पर वीडियो बनाया था। और वीडियो लाखों की तादाद में लोगों ने देखा था, बल्कि उसका इम्पैक्ट था कि सरकार के वो लोग जो इसमें पुलिस की दखलंदाजी चाहते थे उनको बैकफुट पे जाना पड़ा और उन्हें वापिस होना पड़ा। खैर वो एक बात थी, लेकिन असल चीज वहीं से शुरू हुई। एक गुट ऐसा है जो इमारत शरिया को अपना गुट कहता है। वो कहता है कि मैं इसका अमीर शरीयत हूं और ये बाकी जो लोग हैं वो दीगर इसके मेंबरान हैं या फिर नाजिम हैं या अलग अलग ओहदे पे हैं। जबकि जो मौजूदा गुट है जिसकी क़यादत मौलाना फैसल रहमानी साहब करते हैं, उनके खिलाफ जो लोग लगे हैं, तो अब सवाल यह है कि इमारत शरिया का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, जो उसकी तंजीमें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर अभी भी फैसल रहमानी साहब की क़यादत वाली टीम की जिम्मेदारी चलती है। वो इसकी देख रेख करते हैं और उस पूरा निज़ाम इनके तहत है। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जो उसकी मुखालफत करता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें अनीसुर रहमान कासमी वगैरह शामिल थे। तो अगर आपकी इमारत की लड़ाई चल रही है तो इससे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का उस गुट पे, यानी कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के फेवर में जनता दल यूनाइटेड यानी कि इक़्तिदार की जो पार्टी है उसकी पुष्टपनाही हासिल है। तो आप एक पॉलिटिकल पेट्रोनेज की तलाश कर रहे हैं और उससे एक पॉलिटिकल रसूख लाना चाहते हैं। तो उस वैसी सूरत में क्या होगा कि जो पॉलिटिक्स में जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई, सीपीएम, माले, इन पार्टियों के साथ आपकी नजदीकी बढ़ेगी और इन पार्टियों के से आप मदद लेना चाहते हैं। तो एक एजेंडा तो ये हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी सूरत में जब आज की तारीख में मामला अदालत में है और अदालत ने इस पे जो फैसला करना है वो अदालत ने फैसला कर लिया, सिर्फ सुनाया जाना बाकी है। और इससे जो पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। दूसरा ये कि जो दावेदारी करने वाले लोग हैं इमारत शरिया के ऊपर, एक छोटा सा हिस्सा ही सही लेकिन एक तबका है जो मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के साथ खड़ा है, उसके सामने एक लंबी लकीर खींचना भी इस पूरे कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि बिहार के लाखों लाख मुसलमान इमारत शरिया के साथ खड़े हैं और मौलाना फैसल रहमानी की क़यादत को कबूल करते हैं। ये एक दूसरा एजेंडा हो सकता है। और एक तीसरा एजेंडा, ये काफी अहम है, हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इमारत शरिया की तारीख को अगर आप देखेंगे, वो तारीख ये बताती है कि इमारत शरिया के असर रसूख की वजह से, इमारत शरिया के पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे प्रभाव की वजह से कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इक़्तिदार में हिस्सेदारी ली जाती है। आपको याद होगा कि 2018 में दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इन्हीं फैसल रहमानी साहब के वालिद मरहूम वली रहमानी साहब थे। और उसके बाद जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था दीन बचाओ देश बचाओ, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे और उस कॉन्फ्रेंस में वली रहमानी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले शख्स ये कहें कि उनका दाहिना हाथ जो गुपचुप तरीके से शाम होते होते जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो जनता दल यूनाइटेड ने बजाते ऐलान किया कि वली रहमानी साहब के खास आदमी यानी कि खालिद अनवर परिषद का सदस्य नॉमिनेट किया, उनको कैंडिडेट बना दिया गया और उसके बाद जो एक नॉमिनल इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद लोगों के जहन में आया कि जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसी दिन जनता दल यूनाइटेड ने पूरे इस दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस को हाईजेक कर लिया और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। तभी से यानी कि पिछले 6 साल से यह मौजूद बहस का मुद्दा बना हुआ है कि इमारत शरिया ने लोगों की ताकत, अवामी ताकत का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश की और इतनी बड़ी रैली से महज एक विधान परिषद की सीट ली गई। इससे काफी आलोचना हुई इमारत शरिया की और तब से कई लोग ये सवाल करते रहे हैं कि क्या इमारत शरिया इस तरह के कामों में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, चंद लोगों के बेनिफिट के लिए इतनी बड़ी इदारा के असर रसूख का सौदा किया जा सकता है। इसके पहले भी कई बार इमारत शरिया के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं। जब वली रहमानी साहब थे, वली रहमानी साहब भी बिहार विधान परिषद के मेंबर रह चुके थे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो नाजिम थे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, उन्हें बिहार हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और कई लोग हैं जो अलग अलग ओहदों पे रहे हैं। तो इमारत शरिया का इस्तेमाल पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाता रहा है।
اب اس کا ایک دوسرا پہلو جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا کہ ادارہ شریعہ جو ایک الگ ادارہ ہے، وہ اس نے یہ ایک ریلیز جاری کی اور جس میں یہ کہا گیا کہ امارت شریعہ کے جو لوگ ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے پولیٹیکل بینیفٹ لینے کا ہے۔ یہ حق ان کو کہنے کا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ادارہ شریعہ میں ہیں اس کے جو پرمکھ ہیں وہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے ہیں جنتا دل یونائٹڈ کی طرف سے، ویدھان پریشد کے ممبر رہے ہیں، اور فی الوقت جب وقت کا معاملہ آیا تھا تو اچانک انہوں نے زبان بند کر لی تھی۔ مولانا بلیاوی صاحب نے، غلام رسول بلیاوی صاحب جو تھے وہ اس کی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی مخالفت کر رہے تھے، اچانک چپ ہو جاتے ہیں، اور چپ ہو جانے کے عوض ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مائنورٹی کمیشن کا ان کو چیئرمین بنا دیا۔ تو پھر وہ لوگ جو خود پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے اپنے ادارے کے اثر و رسوخ کو، اس کے نام کو، اس کے برانڈ کا استعمال کرتے ہیں اور خود پولیٹیکل بینیفٹ لیتے ہیں، تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا الزام کسی اور کے اوپر لگائیں۔ لیکن عوام میں یہ سوال 2018 سے گردش کر رہا ہے کہ امارت شریعہ کا جو پورا نظام ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کا جو پربھاؤ ہے پورے دیش کے بڑے حصے میں، اس کا پولیٹیکل بینیفٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ امارت شریعہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو آلریڈی پاس ہے پارلیمنٹ سے، عدالت میں اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف احتجاج کرنے کا، ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم سے اتفاق کریں گے، اگر اتفاق نہیں بھی کریں تو آپ سوال ضرور کریں، اپنی ٹپنی کریں، اپنا کامنٹ کریں، ہمیں آپ کی ٹپنی کا، آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔